अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कभी भी। डिम्पल जी का नेचर क्या है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका सेट पे कभी कोई टेंशन नहीं होता, डाउन टू अर्थ, काम में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, पहली फिल्म मेरी ताहिर हुसैन साहब की थी, जिन्होंने मेरे को ब्रेक दिया। जन्म जन्म ना साथी गुजराती में थी और हिंदी में थी फिर जन्म लेंगे हम। राज साहब के साथ मरते दम तक के बाद प्राणलाल जी को मैंने जंगबाज की कहानी सुनाई थी। वो मैंने कृष्णा एंड अर्जुन के कैरेक्टर पे पूरी कहानी लिखी थी। तो मैंने सोचा कि दिलीप साहब को कहानी सुनाई जाए। प्राण जी ने भी बोला कि दिलीप साहब अगर करते तो बेस्ट है, राज साहब की तो एक सुपर हिट हमने की है फिल्म। तो मैंने दिलीप साहब को कहानी सुनाई। देखिए, इस टाइप के सब्जेक्ट मतलब काफ़ी रिस्की होते हैं, और ये बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हादसे हुए थे, उसके बाद ये बना। तो मैंने तभी यही सोचा कि अगर इसको एज इट इज बनाएंगे ना तो शायद पब्लिक डाइजेस्ट ना भी करे, तो हम कमर्शियल वे में सच्चाई को प्रेजेंट करें, और जो अपने को कहना है वो एंड में हम लोग बता दें सारी बातें। तो वो नाना को भी अच्छी लगी थी। विमल जी वेलकम। 47 इयर्स हो गया आपको इंडस्ट्री में, और आप कैसे देखते हैं 47 इयर्स को? थैंक यू भारती जी। देखिए, मतलब इंडस्ट्री में इतने साल गुजारे मैंने, और काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिए है। तो हमेशा मैं लाइफ टाइम में मैं याद रखूँगा, क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट यहीं से हुआ, और जो कुछ भी मैंने पाया वो यहीं से पाया है। तो इंडस्ट्री को मैं भूल नहीं सकता हूँ। आपकी पहली फिल्म जो मैंने पढ़ा इस पांडु हवलदार की रीमेक थी, वो भी दादा कोंडके की फिल्म पांडु हवलदार। टेल मी कैसे हुआ वो फिल्म, वो बनी कैसे फिल्म? देखिए, पहली फिल्म मेरी ताहिर हुसैन साहब की थी, जिन्होंने मेरे को ब्रेक दिया। जन्म जन्म ना साथी गुजराती में थी और हिंदी में थी फिर जन्म लेंगे हम। उसके बाद वो पिक्चर हिट हुई गुजराती। तो उस टाइम पे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का एकदम पिक पीरियड चल रहा था। तो दादा कोंडके को किसी ने बोला कि दादा आप गुजराती में कोई फिल्म बनाओ ना। तो दादा बोले मैंने तो कभी गुजराती में फ़िल्म की ही नहीं है। बोले मेहुल कुमार के साथ बनाओ। तो मेरे को जब फ़ोन आया तो मैं खुद भी एकदम चौंक गया। मैं बोला अभी दादा कोंडके इतने बड़े, मतलब नाम उनका इतने फेमस महाराष्ट्र में पूरा। तो मैं गया मिलने के लिए, तभी उनकी तारदेव में ऑफिस थी, वहाँ पे मैं गया, मिला उनको। बोले मेरे को पांडु हवालदार का रीमेक करना है गुजराती में, और मैं खुद करूँगा, आप डायरेक्ट। तो मैंने बोला मेरा दादा देखिए, मैंने पांडु हवालदार देखी है फिल्म, लेकिन उसमें जो डबल मीनिंग के डायलॉग हैं ना वो गुजरात में नहीं चलेंगे। वहाँ फैमिली ऑडियंस देखती है, और कॉमेडी फिल्म वहाँ आज तक बनी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं बनाऊँगा। बोलते हैं यू आर डायरेक्टर और यू आर राइटर ऑल्सो, जो चेंज करना है करो, मैं एक्टिंग करूँगा, बोलते प्रोड्यूस। तो इस तरह से फिल्म फाइनल हुई। और मैंने जब अनाउंसमेंट हुआ तो गुजरात के लोग भी बोलते थे अरे गुजरात में पांडु हवालदार नाम रखा, चंदू जमादार नाम रखा था मैंने। चंदू जमादार गुजराती फिल्म कौन देखेगा, बोलते। और दादा को गुजरात में कोई पहचानता नहीं था। लेकिन पिक्चर रिलीज़ हुई, सुपर हिट हुई एंड सिल्वर जुबली हुई। आपने ताहिर हुसैन की बात की, पर मुझे मुझे जो याद है, कोई ट्रिविया है कि जब ताहिर हुसैन ने बोला आपको करने के बाद, लेकिन आपको एक्चुअली डायरेक्शन के लिए ऑडिशन देना पड़ा था, तभी आपको फिल्म मिली भी थी शायद, ऐसा कोई कहानी है। सो टेल मी अबाउट दैट स्टोरी। देखिए, मतलब मैं गुजराती स्टेज पे काम करता था, डायरेक्ट भी करता था, राइटिंग भी करता था। तो उस टाइम पे भी गुजराती फिल्मों का दौर चल रहा था ज़बरदस्त। तो ताहिर साहब उस टाइम पे खून की पुकार की गुजरात में शूटिंग कर रहे थे। तो किसी ने उनको बोला कि आप गुजराती फिल्म बनाओ सर। तो बोले भाई गुजराती तो मेरे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन देखते हैं। फिर बम्बई में आके उन्होंने किसी को पूछा, तो बोले गुजराती में एक ये प्ले है वो बहुत सुपर हिट हुआ है, मेहुल कुमार है, बोलते तो आप देखो। और मेरे को फिर वही वापस ताहिर साहब की ऑफिस से फ़ोन आया। तो मैं बोला मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था। बोले नहीं, वो आपका जो प्ले है वो ताहिर साहब देखना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। भाईदास में शो था, हम लोग ने, ताहिर साहब आए तो सारे आर्टिस्ट लोग भी एकदम चार्ज हो गए, अरे ताहिर साहब प्ले देखने के लिए आ रहे। और ताहिर साहब ने प्ले देखा, उनको अच्छा लगा। फिर मेरे को बोले कि कार्ड दिया और मेरे को ऑफिस में कल आके मिलना, हम बात करेंगे, बोलते। तो मैं तो खुश हो गया। मैंने चलो जाते हैं। महबूब स्टूडियो के सामने उनकी ऑफिस थी, वहाँ पे मैं गया और कहानी उनको सुनाई। कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। वो मेरी नॉवेल थी एक, उसके ऊपर से वो कहानी थी। तो मेरे को बोलती इसको डायरेक्ट कौन करेगा। मैं बोला सर डायरेक्ट मैं ही करूँगा, क्योंकि कहानी मेरी है, स्क्रीन प्ले, सॉन्ग्स, गाने भी मेरे थे उसमें। तो जितना जस्टिफाई मैं कर पाऊँगा शायद दूसरा नहीं कर पाए।
तो बोलते ठीक है, एक काम करो, कल फ़ोन कर लेना, हम आपको बताएंगे बोलते। तो मैं सोचा शायद अब बात नहीं बनेगी, मैं चला गया। सुबह दूसरे दिन फ़ोन किया तो ताहिर साहब मेरे को क्या बोलते, तुम्हारी कहानी नासिर भाई सुनेंगे। अब नासिर हुसैन साहब, तो मैं बोला ठीक है। बोले तुम परसों आ जाओ, नासिर साहब को कहानी सुनाओ, फिर वो जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे बोलते। तो मैं तो एकदम और टेंशन में आ गया कि अभी नासिर साहब इतने बड़े मेकर कहानी सुनेंगे। तो मैं नासिर साहब को कहानी सुनाई। वो बोले कहानी तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि डायरेक्शन मैं ही करूँगा। मेरा सर देखिए, मैं बचपन से आपकी फिल्म में देख रहा हूँ, आपके सामने मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे आर्टिस्टों का टेस्ट लेते हो ना, वैसे मेरा टेस्ट ले लो। डायरेक्शन पे मैंने किताबें पढ़ी है, एडिटिंग पे पढ़ी है, फोटोग्राफी पे पढ़ी है। मेरे को सिर्फ वर्किंग का नॉलेज नहीं है, टेक्निकली सारे नॉलेज है मेरे पास। तो वो बात उनके दिमाग में बैठी। बोले ठीक है, एक काम करो, हमारी शूटिंग चल रही है बोलते, और वहाँ पे फिल्मिस्तान में 6 बजे के बाद पैकअप हो जाएगा। तुम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक शूटिंग करो। इसमें से जो भी अच्छे सीन तुमको लगे 2-3 सेलेक्ट करो। हम कैमरामैन भी तुमको देंगे और यूनिट भी पूरा हमारा होगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं तो एकदम उस दिन खुश होके फिर टेंशन में भी आ गया कि अब मेरे को प्रूफ करना है अपने आप को। फिर दूसरे दिन मैं तो 5:30 बजे ही वहीं पहुंच गया। तो उन्होंने नए नए आर्टिस्ट जो होते थे उस टाइम पे ऑफिस में ही सब फोटोग्राफ्स में आते थे, उसमें से सिलेक्ट किए थे। 1-2-3 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे, और उसमें से फिर मैंने सिलेक्ट किया। और एक दूसरा मेरे को सबसे बड़ा वहाँ पे हिंट ये मिला कि उनके कैमरामैन तो बहुत बड़े उस टाइम पे नाम वाले होते थे। बोले कैमरामैन तुम्हारे ये रहेंगे मिस्टर रविकांत रेड्डी, जो असिस्टेंट हैं इनके, मुनीर खान के। फिर मैं समझ गया कि कैमरामैन मेरे को नया इसलिए दिया है, असिस्टेंट दिया है, ताकि मेरे को कुछ गाइड नहीं कर सके। लेकिन मैंने शूटिंग की, एक लाइट सीन, एक रोमांटिक सीन, ऐसे करके 3 सीन शूट किए। और फिर नसीर साहब ने पूरा वो एडिट करके देखा और ताहिर साहब को बोला कि ही कैन डायरेक्ट बोलते, और एक काम करो फिल्म हिंदी में भी बनाओ बोलते। इस तरह से वो फिल्म मेरी पहली गुजराती, जन्म जन्म न साथी, हिंदी फिर जन्म लेंगे हम बनी। और रविकांत रेड्डी ही कैमरा में रहा, जो मुनीर खान का उस टाइम पे असिस्टेंट था। कौन से फिल्म ने आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया? कौन सा वो एक सिनेमा था? वो मरते दम तक। ये फिर जन्म लेंगे हम के बाद मेरे को दूसरी फिल्म मिली, वो अरुणा जी के ब्रदर की, गुजराती में उन्होंने बनाई थी। उस पर से वो सुपर हिट हुई थी। वो हिंदी में उन्होंने बनाई, रतन ईरानी प्रोड्यूसर थे, और वो फिल्म का नाम था माविना संसार, गुजराती में था। ये था अनोखा बंधन। शबाना जी, नवीन जी, काफ़ी आर्टिस्ट थे, दादा मुनि भी थे। वो हिट हुई। उसके बाद फिर तीसरी मेरी फिल्म आई लव मैरिज, अनिल कपूर एंड मीनाक्षी, और वो भी हिट हुई, सिल्वर जुबली। उसके बाद फिर प्राणलाल जी की मैंने जो गुजराती फिल्म की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास कोई हिंदी के लिए अच्छी स्क्रिप्ट है तो मैं हिंदी भी करूँगा आपके साथ। तो मैंने बोला मेरे पास राजकुमार जी के लिए स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है। तो प्राणलाल जी बोले राजकुमार जी के साथ लिखी हुई है, लेकिन राजकुमार जी मेरे को 2 बार फिल्मों के लिए ना बोल चुके, तो आप कैसे? मैं बोला मेरे पास राज साहब का नंबर नहीं है, अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दो मैं बात करूंगा, अगर उनको कहानी सुनाऊंगा, उनको अच्छी लगेगी तो बाद में आपका नाम दूंगा। वो बोले मेरा नाम गलती से मत देना पहले। तो मैंने ठीक है, मैं नहीं दूंगा। फिर नंबर लिया मैंने प्राण जी के पास से और राज साहब को फ़ोन किया शाम को। तो बोलते कौन? मेहुल कुमार। मैं बोला सर मैंने गुजराती फिल्में काफ़ी बनाई है, बहुत हिट हुई है सारी फिल्में, और अब भी मेरी 2 हिंदी फिल्में भी हिट हुई, सिल्वर जुबली हो चुकी है। तो ये कहानी मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आपको दिमाग में रख के, पूरा सेंट्रल कैरेक्टर है। बोले क्या टाइटल है? मैं बोला मरते दम तक। अच्छा मरते दम तक, टाइटल तो दमदार है। कहानी? मेरा कहानी आप सुन लीजिए सर। तो मेरे को बोलते एक काम करो, संडे को तुम मेरे को कहानी सुनाओ, और तुमने यूएस क्लब देखा है? अब यूएस क्लब तो मैंने बाहर से देखा था, गोल्फ क्लब है कुलाबा में, आर्मी क्लब है वो। बोले वहाँ मैं गोल्फ खेलता हूँ, संडे को 6 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तो मैंने बोला सर मैं कहानी की पूरी स्क्रिप्ट रेडी करके रखी है, वो कॉपी लेके आऊँगा। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं तो मेरे को पूछा हाँ तुम्हारे पास गाड़ी है? तो बोला हाँ सर मेरे पास गाड़ी है। तो क्या नंबर है? तो मैं बोला नंबर भी पूछ रहे। बोला सर गुजरात का नंबर है GJA 5756, इटालियन फिएट थी मेरे पास। तो बोले ठीक है, कल संडे को 6 बजे वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं तो खुश हो गया। मैं प्राण जी को फ़ोन किया, बोले प्राण जी बोले दी गलती से भी मेरा नाम मत लेना, कहानी सुना, वो हाँ बोले उसके बाद बात करना। तो मैं तो गया, 5:45 बजे पहुँच गया गेट पे। तो वॉचमैन मेरे को बोलता आर यू मिस्टर मेहुल कुमार?
बोला यस। बोले राज साहब ने आपकी गाड़ी का नंबर दिया था, आप अंदर जा सकते। बोले नहीं तो बाहर की गाड़ी अलाउ नहीं थी। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी का नंबर क्यों लिया था। उसके बाद मैं जाके बैठा, राज साहब गोल्फ खेल के आए, मिले मेरे को और बैठे। बोले तो मैं बोला राज जी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट है, देखिए आपके। तो मेरे को मालूम था कि राज साहब को उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैंने पूरी उर्दू में कॉपी करवाई थी। तो उन्होंने देखा, अरे उर्दू में स्क्रिप्ट है। मैंने यार सर मेरे को मालूम है आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, इसलिए मैंने पूरी कॉपी करवाई। फिर वो पेज पलटते रहे, मैं चुपचाप बैठा देख रहा था। लास्ट तक गए ऐसे ही पलटते पलटते, लास्ट में फिर 5-10 मिनट तक रुके। फिर मेरे को बोलते क्लाइमैक्स डिटेल में लिखा हुआ है। मेरा सर पूरा कंप्लीट स्क्रिप्ट है। बोले मेरे पास जब भी स्क्रिप्ट आती है तो लास्ट पेज में क्लाइमैक्स में CLIMAX लिखा हुआ होता है, नीचे अंडरलाइन होती है। डायरेक्टर को मैं पूछता हूँ क्लाइमैक्स, बोले नहीं सर क्लाइमैक्स हमने सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। बोला नहीं सर मेरा क्लाइमैक्स फिक्स है, यही क्लाइमैक्स रहेगा, स्क्रिप्ट भी फिक्स है, इसमें कोई चेंज भी नहीं होंगे, आप देख लीजिए। बोले एक काम करते हैं, अगले संडे हम फिर यहाँ मिलेंगे, आई विल टेल यू यस और नो, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा घर पे, फिर बता दूंगा। तुम ड्रिंक, मैं बोला सर मैं ड्रिंक भी नहीं लेता, स्मोक भी नहीं लेता। ठीक है तो चाय पी लो, मैं ड्रिंक करता हूँ, फिर हम लोग जाते हैं। और फिर इस तरह से मेरी मुलाकात हुई। फिर उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, तो प्राणलाल जी को मैंने बाहर से पब्लिक फ़ोन में से फ़ोन किया, फिर स्क्रिप्ट लेके गए घर पे। और अगले संडे मेरे को बोले कुछ नाम, बोला मैंने कुछ नाम नहीं लिया, अगले संडे हाँ या ना बोलने वाले। इस तरह से फिर मैं एक वीक पूरा मतलब उसी टेंशन में रहा। मैं अगले संडे जब गया, सेम वहाँ पे बैठा, राज साहब आए, आके मेरे को गले लगाया, बता आई लाइक योर स्क्रिप्ट, बता आई एम डूइंग दिस फिल्म, कौन है प्रोड्यूसर? मेरा प्राणलाल मेहता। ओह मिस्टर मेहता, बोले उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं करूँगा। बोलते मिस्टर मेहता को बोलो मेरे से बात करें, बाकी की बातें हम फाइनल करेंगे। मैंने ठीक है नो प्रॉब्लम साहब। पूरे इंग्लिश में बात कर सकते, फुल इंग्लिश में बात करोगे? हिंदी में? इंग्लिश फुल बात करते, पूरा इंग्लिश? इंग्लिश में इतना ज़्यादा नहीं, गुजराती मीडियम वाले हैं ना हम लोग। ओके हाँ, कट टू देन यू नो आपका और एक मतलब वेरी रेयरली डज यू नो व्हाट इज दैट राजकुमार के साथ इस तरीके का जो बॉन्डिंग बहुत कम फिल्म मेकर्स के साथ हो, वो क्या था जो आप और राजकुमार को ऐसा मतलब। एक और इंसिडेंट मैंने सुना कि वो नॉर्मली ना वो ही कुड बुली फिल्म मेकर्स, ही टू बुली फिल्म मेकर्स, पर वो आपका आप जो बोलते तो वही करता था, यू नॉट क्रॉस द लाइन, जो बोला जो मेहुल कुमार ने बोला वही करते थे। ये कैसे आपने जादू किया उनके? देखिए ये हम लोग का फर्स्ट डे शूटिंग का एक एक्सपीरियंस है मेरे को। हम लोग कर रहे थे मड आइलैंड पे, नैयर बंगलो में शूटिंग थी। वहाँ शक्ति कपूर को राज साहब के पाँव में आके फरा फेंकती है, ये फर्स्ट शॉट था। तो राज साहब के पाँव रखे थे मैंने कैमरा में, और फिर टिल्ट अप होता है कैमरा, फरा गिरने और शक्ति कपूर गिरने के बाद राज साहब के फेस पे, वहाँ पे इंट्रोडक्ट। तो पूरा यूनिट था, फर्स्ट डे शूटिंग थी। तो जैसे मैंने राज साहब को ये समझाया शॉट, तो सबके सामने मेरे को बोले मेहुल ये क्या मेरे पाँव में फेंकता है ना, फिर कैमरा टिल्ट अप होता है ना, फिर मेरा फेस देखता है ना, ऐसा शॉट्स क्यों ले रहे हो? बोला राज जी ये शॉट्स एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। मैं बोला जो मैंने लास्ट मैं शूटिंग अभी करूँगा उसमें जो फरा उसको खींचेगी, वो राइट ऑफ द कैमरा खींचेगी क्लोज में, और यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा आपके पाँव में उसका फेस आके गिरेगा। तो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट कटिंग होगी, और उसके बाद कैमरा टिल्ट अप होकर आपके ऊपर आएगा। तो वो बोले अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, ओके। शॉट्स दिया, सीन भी किए, सब हो गया। फिर लंच टाइम पे मेरे को एहसान उनका जो काम संभाला था वो आया, बोले राज साहब आपको बुला रहे ऊपर। तो मैं गया रूम में, मेरा पता नहीं कोई डायलॉग सुनने को मिलेगा, तो मेरे को बोलता है आई लाइक योर नेचर, बोलता है। मैं सबके सामने पहले दिन शूटिंग में डायरेक्टर को उल्टा सीधा सजेशन देता हूँ। अगर वो मेरी बात मान लेता है तो पूरी फिल्म में फिर अपने सजेशन देता हूँ, अगर वो मुझे कन्विंस कर देता है तो पूरी फिल्म में उसके मुताबिक बनाता हूँ। तुमने मुझे कन्विंस कर दिया, बोलते मेरी बात नहीं मानी, तो अब ये फिल्म तुम्हारे हिसाब से बनेगी, जैसे तुमने सोचा है वैसी बनेगी। उसके बाद कभी कोई फिल्म में उन्होंने इंटरफेयर मेरे साथ कभी भी नहीं किया था। और एक और फिल्म थी जो आपने मुझे बताया भी था कि दिलीप कुमार पहले करने, जंगबाज। यस जंगबाज। कौन सी वाली, थर्ड फिल्म थी, सेकंड फिल्म थी आपकी? मतलब हिंदी में तो फोर्थ फिल्म थी। नहीं, हाँ, राज साहब के साथ मरते दम तक के बाद प्राणलाल जी को मैंने जंगबाज की कहानी सुनाई थी। वो मैंने कृष्णा एंड अर्जुन के कैरेक्टर पे पूरी कहानी लिखी थी। तो मैंने सोचा कि दिलीप साहब को कहानी सुनाई जाए,
प्राण जी ने भी बोला कि दिलीप साहब अगर करते तो बेस्ट है, राज साहब की तो एक सुपर हिट हमने की है फिल्म। तो मैंने दिलीप साहब को कहानी सुनाई, दिलीप साहब ने कहानी सुनी, फिर मेरे को बोलते हैं कि इस पे थोड़ा सा वर्क हम लोग और कर सकते हैं। तो मैंने बोला दिलीप साहब देखिए, मैं आपका बचपन से फ़ैन हूँ, आपकी फिल्में देखता आया हूँ, लेकिन अभी मेरी कैरियर का बिगनिंग है। अगर यही फिल्म बनने में मैंने 2-3 साल 4 साल लगा दिए तो मेरा कैरियर पीछे भी चला जाएगा। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वापस स्क्रिप्ट पे बैठना, मैं बोला ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को डायलॉग सुना, बोले तुम तो घोड़े पे बैठ के आए हो। सर देखिए, अभी आज का टाइम वैसा है और मैं ये फिल्म 6 महीने में ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो हम कभी दोबारा काम करेंगे, इस फिल्म में मैं इस तरह से तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आई लाइक योर नेचर। उन्होंने भी मेरा तारीफ किया और उसके बाद दिलीप साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर मैंने प्राण जी को बोला, मैं बोला दिलीप साहब नहीं करेंगे 6 महीने में, तो सुन के ही वो ना बोल रही है उन्होंने। तो बोले एक काम करो, मैं बोला फिर क्या करें। मैंने फिर राज साहब को कहानी सुनाई, राज साहब को कहानी अच्छी लगी और जंगबाज उनके साथ फिर बनी। फिर उसके बाद दिलीप साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती कहाँ से हुई, बर्थडे पे विश करता रहता था। क्रांतिवीर पिक्चर जब रिलीज़ हुई उसके बाद दिलीप साहब को किसी ने बोला होगा कि क्या फिल्म बनी है, बोलता है। तो वहाँ से मेरे को यासीन यूनुस की या कोई था उनका, उस टाइम में कोई देखता था, उसका फ़ोन आया, बोले दिलीप साहब क्रांतिवीर देखना चाहते हैं। तो मैं बोला नो प्रॉब्लम, ट्रायल रखेंगे। तो दत्त साहब के बंगलों में ट्रायल रखा। मैंने नाना को बोला दिलीप साहब आज फिल्म देख रहे हैं। बोलते मेहुल चुपचाप बैठना, कुछ बोलना ही नहीं। बोले मैं बोला नहीं, मैं तो वो देखने वाला, मैं क्या बोलूँ। दिलीप साहब ने ट्रायल देखी, पिक्चर ख़त्म हुई तो बाहर बैठे, आपको मालूम है तो वहाँ नरगिस जी की फ़ोटो लगी होती है, वहाँ पे एक मार्बल की सीट थी, वहाँ पे बैठ गए। मैं खड़ा था, बोलते इधर आओ, बैठो इधर। बोले इसी जगह पे मदर इंडिया की ट्रायल देख के पीछे देखो किसकी फ़ोटो है, मतलब नरगिस जी की। बोले मैंने नरगिस को बोला था कि अब तुम कुछ भी कर ले, जब तक जिएगी न मदर इंडिया का लेबल तेरे साथ रहेगा। बोलते ये नाना को बोल देना, बोले अब वो कुछ भी कर ले फिल्म लाइन में, जब तक भी रहेगा न वो क्रांतिवीर का लेबल उसके साथ रहेगा। बोलते हैंगओवर हो जाता है फिल्म का, बोलते। और क्लाइमैक्स तो बोलता है कि ज़बरदस्त क्लाइमैक्स है, नाना को बोल देना ये डायलॉग मेरा, बोलते बोल दूंगा सर। और वहाँ से फिर मैं निकला, फिर नाना को मैंने घर जाके फ़ोन किया, मैंने बोला दिलीप साहब ने पिक्चर देखी, उनको बहुत अच्छी लगी और उनका ये डायलॉग जो है वो सुन ले तू। बोले क्या बोले। बोले नाना जब तक भी रहेगा ना क्रांतिवीर का लेवल उसके साथ रहेगा। और आज भी देखिए कहीं भी लिखा जाता है तो क्रांतिवीर नाना पाटेकर ही लिखा जाता है। पर सर उस समय में सब्जेक्ट को लेकर बनाना कितना रिस्क लगा था आपको डर था कि लोग, अब जिस तरीके से आपने कहानी को पिरोया भी है, बट हाउ डिड पीपल की बनाना ही बनाना है। देखिए इस टाइप के सब्जेक्ट मतलब काफ़ी रिस्की होते हैं और ये बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हादसे हुए थे, उसके बाद ये बना। तो मैंने तभी यही सोचा कि अगर इसको एज इट इज़ बनाएंगे ना तो शायद पब्लिक डाइजेस्ट ना भी करे, तो हम कमर्शियल वे में सच्चाई को प्रेजेंट करें और जो अपने को कहना है वो एंड में हम लोग बता दें सारी बातें। तो वो नाना को भी अच्छी लगी थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली कहानी इंस्पायर में वहाँ से हुआ था, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने देश को ऐसा करना चाहिए, अपने देश को ये करना चाहिए, ऐसा करे तो ये हो जाए। मैंने यार तू बातें करता है, कुछ करके दिखाना। तो बोले मैंने थोड़ी ठेका लिया इस देश को सुधारने का, मैं तो जो मेरे दिल में आता है बोलता हूँ। तो ये कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा था और नाना को इसी कैरेक्टर में मैंने डाला। और नाना ने भी कहानी सुनी थी तो वो बोला भी कि ज़बरदस्त है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। और नाना ने देखिए मतलब जो हमने सोचा था उसके मुताबिक उसने काम किया। और कपड़े भी पुराने, मैंने बोला पूरी फिल्म में तेरे पुराने कपड़े पहनना, नए कपड़े उतने में बना दूंगा, चप्पल पुराने, क्योंकि खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है और पूरी बातें बड़ी बड़ी करता है और लोगों को गाइड करता है। तो उसके दिमाग में पूरा कैरेक्टर था और वो इन्वॉल्व होकर उसने काम किया। आज भी देखिए उसकी लाइफ की अवार्ड भी इतने मिले, रशिया में भी फिल्म फेस्टिवल में थी तभी भी बेस्ट फिल्म डायरेक्शन का अवार्ड मिला था। तो मुझे याद है कि जब आप क्लाइमैक्स, आई थिंक क्लाइमैक्स था, जब शूट कर रहे थे, नाना अस्पताल में था एंड बहुत खर्चा हुआ था, उनको 1200 लोग जूनियर आर्टिस्ट थे, वो सीन भी बहुत बड़ा था। पर नाना जो आपने भी शायद पहले बताया था कि नाना आया शूट करके फिर अस्पताल गया, ऐसे कोई कहानी है क्या? एक्चुअली क्या था, हम लोग ने पहले क्लाइमैक्स फाइनल कर लिया था, डेट भी फाइनल थी सबकी और जूनियर आर्टिस्ट 1000 थे पूरे। और फिल्म सिटी में मैंने सेट भी लगाया था वो फांसी का पूरा।
तो सडनली नाना को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से वो नानावटी में भर्ती हो गया था और ये हम लोग ने डिसाइड किया था उसके बाद हुआ। तो मैं फिर मिलने के लिए गया नाना को हॉस्पिटल में। नाना देख हम लोग तेरी तबीयत ख़राब है तो क्लाइमैक्स नहीं करते हैं। तो नाना तो मालूम है ना बोलने में, तो वही हॉस्पिटल में मेरे को क्या डायलॉग सुना रहा है, बोलते मेहुल मेरे को कुछ हो गया या चला गया तो तेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी, क्लाइमैक्स तेरा लास्ट शेड्यूल है, पिक्चर तो कंप्लीट हो गई है। मैंने ऐसा क्यों बोल रहा है यार, ऊपर वाला करे तो 100 साल जी। बोलते नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तेरे को, तो एक काम कर तू शूटिंग एक दिन में ख़त्म कर सकता है। मैंने हाँ हो सकता है। बोले कैसे होगा? मेरा वो मैं सोच लेता हूँ कैसे होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले मैं एक दिन में अगर क्लाइमैक्स करता है तो मैं कर दूंगा। तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला देख मैं 4 कैमरे मंगवाऊंगा, तेरा अकेले का डायलॉग है और किसी के डायलॉग हो ही नहीं, और डैनी साहब को तेरे को एंड में मारना है, वो भी साइलेंट शॉट। तो तुम डायलॉग याद कर लो, मैं 4 कैमरे लगाऊंगा, एक मिड शॉट होगा, एक क्लोजअप होगा, एक लॉन्ग शॉट और एक क्रेन पे। तो कटिंग में कर लूँगा, जूनियर आर्टिस्ट के शॉट्स में बाद में लूँगा। तो बोले नो प्रॉब्लम, फिर करते हैं। और सोचिए उस आदमी ने पूरा वो सीन मैंने उसको दिया था वो याद कर लिया, और उसमें मेरा तेरे को एक्स टेम्पो में कुछ भी वर्ड आगे पीछे चेंज करना यू कैन, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेन थीम यही है अपना। तो वो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, कल सुबह बोलता है मैं आ जाऊँगा। और सोचिए वो एम्बुलेंस में डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल से आया। आज मैं किसी को बोलूं कि मरते ये अपना क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स मैंने एक दिन में किया है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन एक डैनी साहब भी परेशान थे, बोलते मेहुल जी हो जाएगा। मैंने हो जाएगा ना ना ऊपर ही वहीं डायलॉग बोलना है उसको, और मैंने 4 कैमरे लगा रहा हूँ। तो उस तरह से शूटिंग किया और वो यादगार क्लाइमैक्स है जो एक दिन में हुआ। कलम वाली बाई पे आते, पर कलम वाली बाई कैसे बनी? मतलब ये आज भी अगर परफॉर्मेंस बात करो तो डिम्पल कपाड़े की बात तो याद लोग वही करते कि कलम वाली बाई है। तो ये कैसे हुआ एंड वाज डिम्पल योर फर्स्ट चॉइस? देखिए जब कहानी फाइनल हुई तो मैंने सोचा कि कोई मैच्योर्ड आर्टिस्ट जो मतलब परफॉर्मेंस भी सही ढंग से कर सके, इसको ये रोल देना चाहिए। तो डिम्पल जी मेरे दिमाग में आई, तो मैंने डिम्पल जी को घर जाके कहानी भी सुनाई। कहानी उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे को बोलते हुए तो गुजराती में मेरे से बात करते थे। बोले मेहुल जी ये रोल में पब्लिक मेरे को डाइजेस्ट करेगी? मैं बोला देखो जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना उनको जिस तरह से आप प्रेजेंट करो ना पब्लिक डाइजेस्ट करती है। मेरा परेश को पहली बार मैं बोला मैंने पॉजिटिव रोल दिया था क्रांतिवीर में, लोगों ने एक्सेप्ट किया ना, तब वो कॉमेडी रोल कर रहा था, विलन के रोल कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, आप ये रोल कर पाओगे। तो बोले ठीक है मैं कर लेती हूँ नो प्रॉब्लम। और उन्होंने किया, और आज भी देखिए बोले मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरे को कलम वाली बाई बोलते। डिम्पल का नाना का कैसा था सेट के ऊपर? अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कभी भी। नहीं, डिम्पल जी का नेचर क्या है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका सेट पे कभी कोई टेंशन नहीं होता, डाउन टू अर्थ, काम में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और नाना और राजकुमार को लाना, वो कहानी क्या, उसके पीछे की कहानी, और कौन सी फिल्म में आपने उनको साथ लाया और कैसे लाया, और सेट पे क्या माहौल होता है? देखो दोनों इतनी ईगो वाले, दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी फैंटास्टिक एक्टर्स, एक फ्रेम में लाना कैसा था? देखिए तिरंगा की स्क्रिप्ट मैंने जब फाइनल की, मेरी होम प्रोडक्शन ही फिल्म थी, तो मैंने सोचा राज साहब के साथ दूसरा जो कैरेक्टर है कोई पावरफुल आर्टिस्ट लेंगे हम लोग। तो पहली बार मैंने कहानी रजनी जी को सुनाई थी, और नाम भी उसमें देखिए पिक्चर में सेम नाम रखा हुआ है, रजनी जी का ओरिजिनल नाम शिवाजी राव वागले। तो हाँ, तो मैंने कहा हाँ पिक्चर मैंने वागले पिक्चर में रखा था, हाँ शिवाजी राव रियल था। रिपीट कर दो ना, ओवरलैप हो गया। देखिए मतलब तिरंगा की स्क्रिप्ट जब मैंने फाइनल की तो पहले मेरे दिमाग में राज साहब तो थे ही, राज साहब के साथ मैंने सोचा था कि रजनी जी को लेंगे, पहली बार आएंगे, तो मैंने नाम भी उनका ओरिजिनल रखा हुआ था, शिवाजी राव वागले सर ने रखी थी चाहिए। और फिर मैंने रजनी जी से बात किया फ़ोन पे, बोले कहानी सुनूंगा मैं, फिर मद्रास जाके कहानी भी सुनाई। फिर मेरे को बोले कहानी तो बहुत अच्छी है, मेरा नाम भी ओरिजिनल रख दिया आपने, लेकिन बोलते सर मेरे को एक ही टेंशन है, वो राज साहब है, बोलते उनके साथ काम करना कुछ गड़बड़ हुई तो टेंशन हो जाएगी, बोलते तो इस बार मेरे को माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम कभी भी करेंगे, बोलते। तो वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद नसीर भाई को सुनाई तो उन्होंने भी इस पॉइंट पे छोड़ दी, ना बोल दिया। अब मैं बोला क्या करें, तो उस टाइम पे मेरे जो पब्लिसिटी डिज़ाइनर थे ना, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया नाना का नाम, उसकी एक फ़िल्म रिलीज़ हो गई थी। तो मेरे को बोले मेरे भाई नाना के पास अभी कोई फ़िल्म है नहीं,
अगर नाना को ये रोल दे दो बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा। मैं बोला अभी नाना को मैं तो जानता नहीं हूँ, आप मेरे को फ़ोन नंबर दे दो तो मैं बात करूँगा। उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, तो मैंने नाना को फ़ोन किया तो बोलता मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैं बोला नाना देखो, कमर्शियल फिल्मों से तुम्हारी पहचान वर्ल्ड वाइज होगी। अब तुम आर्ट फिल्में कर रहे हो, आर्ट फिल्में मैं बोला बॉम्बे से बोरीवली तक चलती है, वही हिट होती है तो दूसरे सर्किट में रिलीज़ होती है। क्या बात कर रहा है मेरा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा स्क्रिप्ट रेडी है, मेरा रेडी स्क्रिप्ट है, कब सुन, बोला जब बोलो सुनाऊंगा। बोलते कल आ जाओ 11 बजे मेरे घर पे। लोखंड वाला एड्रेस दिया मेरे को, सुबह 11 बजे गया, कहानी पूरी सुनाई, सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगा। बोले कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। और मैं बोला देखो सब कुछ फाइनल है, स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं, यही है। बोलता लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, अगर राज साहब ने सेट पे कुछ भी इंटरफियर किया ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा। बोला राज साहब मेरे सेट पे कोई इंटरफियर नहीं करते और उनकी ये मेरी तीसरी फिल्म है। तो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग। फिर प्राइस की बात फाइनल हुई और मैं घर से निकला, मैंने कल मेरे साइनिंग अमाउंट तेरे को दे दूँगा, नो प्रॉब्लम। और फिर मैं रात को राज साहब को फ़ोन किया मैंने राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोलते कौन हुआ मेहुल? मैंने नाना पाटेकर। अरे नाना पाटेकर वो तो बदतमीज़ किस्म का इंसान है, बोलता है सेट पे गाली गलौज करता है, मार पिटाई कर लेता है। क्या बोला कुछ? मैं बोला राज जी वो इतना ही बोला कि अगर राज साहब ने इंटरफियर किया तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। तो बोले मेहुल तुम्हारी फिल्म में मैं कहाँ इंटरफियर करता हूँ। बोलते ठीक है, बोले कर लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने उससे सारी बातें क्लियर कर ली है, सेट पे कोई टेंशन नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, वी आर डूइंग। बोलते और फिर इस तरह से फिल्म स्टार्ट हुई। और हाईलाइट ये हुआ था कि मुहूर्त के दिन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, मुहूर्त के दिन मेरे को क्या बोलते, भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए। बोलते तो ऐसे ही एक ईस्ट को और एक वेस्ट को लेके बना रहे होते। और देखिए फिल्म कंप्लीट हुई, 6 महीने में कंप्लीट हुई, रिलीज़ भी हुई और सुपर हिट भी हुई। आपने ना राजकुमार के साथ तो काम किया ही, बट आपने धर्मेंद्र एंड जितेंद्र के साथ भी काफ़ी, और मिथुन, ये तीनों मतलब ऑल 70s एंड 80s के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया। धर्मेंद्र जितेंद्र के बारे में बताइए किस तरह की। धर्म जी ने मेरे साथ 3 फिल्में की, जीतू जी ने भी 4 फिल्में की। तो धर्म जी जीतू जी के साथ भी मेरे कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। अच्छा धर्म जी का तो मैं आपको बताऊँ ना कि धर्म जी को जब मैं डिटेल में स्क्रिप्ट सुनाता था ना तो वो क्या बोलते थे, मेहुल मेरे को डिटेल में स्क्रिप्ट मत सुनाओ, कहानी सुना दो, सेंट्रल आइडिया सुना दो, कॉस्ट्यूम मतलब डिस्कस कर लेते हैं और मेरे को डेट बता दो, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा है। बोलते हैं जब मेरे पास आए हो तो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ही होगा, रोल भी मेरे हिसाब से होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम। वो कभी भी फिर इंटरफियर भी करते ही नहीं थे धर्म जी का। तो धर्म जी को भी उर्दू में चाहिए सीन तो देते थे और बहुत अच्छा हम लोग का हो गया था ट्यूनिंग। जीतू जी के साथ भी इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी मेरी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन गोविंदा के साथ भी 3 फिल्में की थी मैंने। आपको आपने गोविंदा का नाम लिया तो आपको लगता है गोविंदा जिस तरीके का उसका करियर जाना था जो वो गया कि नहीं गया? गोविंदा देखिए मैं बोलूँ एकदम बेस्ट आर्टिस्ट था, डांसर, फाइटर, उससे कॉमेडी भी करवाओ, इमोशनल सीन भी करवाओ, ऑलराउंडर था। मैंने उसको ये बोला भी था कि गोविंदा तू तेरा नेचर थोड़ा चेंज कर डालेगा ना तो तू लाइफ टाइम काम कर सकता है। लेकिन वो क्या उस नेचर उसने चेंज नहीं किया, उसकी वजह से वो धीरे धीरे एकदम टोटल आउट हो गया ना इंडस्ट्री से। अदरवाइज वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो फिर ज्योतिष विद्या ये वो घर से निकलना ये सब टेंशन में। अमिताभ बच्चन का कमबैक फिल्म आई थिंक आपके साथ हुआ है। आप जो ब्रेक लिए थे वापस आए थे, कंपनी लॉन्च हुई थी, लेकिन जो उनका कमबैक फिल्म था आपके साथ हुआ था। उसकी कहानी कैसे वो बनी? मृत्युदाता की बात करूँ मैं। देखिए अमित जी के साथ मेरी पहचान मन जी ने करवाई थी, मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई जी के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे। तो लव मैरिज का मुहूर्त शॉट मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था और अमित जी ने क्लिप दिया था। वहाँ पे मन जी ने मेरी पहचान करवाई थी कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई है और वहाँ से स्टार्ट होकर फिर अमित जी ने मेरी आज सुबह ने अंगारे का मुहूर्त किया, आसमान से ऊंचा का भी मुहूर्त किया। तो ऐसे मेरी पहचान थी उनके साथ। फिर उसके बाद रंगीला की म्यूज़िक रिलीज़ थी जहाँ अमित जी भी आए थे, मैं भी था, जम्मू सुगन जी की। तो वहाँ पे मैं खड़ा था तो मेरे पास आए, बोलते कि सर आपके पास कोई गर्मा गर्म स्क्रिप्ट है? बोला सर गर्मा गर्म स्क्रिप्ट किसके लिए? बोलते मेरे लिए। तो मेरा है स्क्रिप्ट। तो बोले
सुनाना मेरे को। ऐसे करके पार्टी में ऐसी बातें होती रहती है, तो मैंने सीरियस नहीं लिया। दूसरे दिन शीतल जी का फ़ोन आ गया मेरे को, बोले सर आपने अमित जी से कल कुछ बात किया स्क्रिप्ट के लिए? बोला हाँ। तो बोले कब सुनाओगे? बोला आप जब पूछ लीजिए मैं आ जाऊँगा, स्क्रिप्ट रेडी है। बोला तो मेरे को दूसरे दिन ही फ़ोन आ गया। उस टाइम पे तो ये सब बातें होती नहीं थी, फटाफट, और प्रतीक्षा में 11 बजे आ जाओ बोलते। और मैंने वहाँ जाके कहानी सुनाई उसको। कहानी अमित जी को बहुत अच्छी लगी। बोलते आई एम डूइंग दिस फर्स्ट फिल्म। और इसके पहले उनकी एक फिल्म का मुहूर्त हो चुका था। मुहूर्त में मैं भी गया था, तब इंद्र कुमार डायरेक्टर थे, आमिर खान, अमित जी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैंने बोला सर नो प्रॉब्लम, बोले आपकी प्राइस प्राइस की जो भी बातें हैं कर लेंगे कंपनी वाले, एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म फर्स्ट। ऐसे करके फिल्म स्टार्ट हुई। तो आज देखिए लाइफ में मेरे को हमेशा याद रहेगा कि अमित जी का जब कमबैक हुआ, तो वो कमबैक फिल्म मैंने डायरेक्ट किया, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। राज साहब का भी कमबैक 5 साल के बाद हुआ था, तो उनकी भी फिल्म मरते दम तक मैंने की थी। तो एक लाइफ के यादगार मेरे 2 मतलब इंसिडेंट है जो हमेशा मैं याद रखूँगा। मृत्युदाता के सेट पे अभिषेक प्रोडक्शन बॉय था क्या? अभिषेक मेरे साथ लोकेशन देखने भी आता था, उस टाइम पे सब संभाला। तो अभिषेक के अपने से पहले अभिषेक बच्चन का एसोसिएशन आपके साथ आई थिंक मृत्युदाता से हुआ है। Yes. उसके बारे में बताइए। मतलब जब मृत्युदाता का हम लोग स्विट्ज़रलैंड में आउटडोर करने वाले थे, तभी अभिषेक वहीं पे पढ़ाई करता था। तो अमित जी ने मेरे को बोला कि सर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो अभिषेक के साथ ही जाओ, वहाँ पे लोकेशन ये सब चीज़ें आपको इजीली देखने मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब से ही मेरे स्टार्ट हुआ। और उस टाइम पे मतलब हम लोग वहाँ पे गए लोकेशन देखने में, और अभिषेक पूरा सब कुछ फाइनल किया। एंड उसके बाद प्रोडक्शन में भी मोस्टली उसका इन्वॉल्वमेंट था हर जगह पूरा। आप कैसे देखते हो उसका करियर को आज? अभिषेक मतलब आर्टिस्ट तो है ही अच्छा, लेकिन क्या है कि अमित जी इतने बड़े स्टार है, उसका बेटा है, तो जब बहुत बड़े स्टार के बेटे आते हैं तो बाप के साथ कंपेयर तो होते ही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। सर नो, और ऑफ कोर्स अमित जी की बात करें तो वापस आपकी कहानी नाना के बिना तो ख़त्म ही नहीं होती। कोहराम की बताइए बात। फिर अमित जी ने जब ये मृत्युदाता कर ली, उसके बाद मैंने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म स्टार्ट की, कोहराम। तो कोहराम में अमित जी फाइनल किए पहले ही हो गए थे, ओके। और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर के लिए मैंने नाना से बात किया। नाना भी बोला मैं कर लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बोलते। तो अमित जी ने मेरे को पूछा, बोले सर वो सेकंड कैरेक्टर किसको दे रहे हो? मैंने सर सेकंड कैरेक्टर नाना से मेरी बात हो चुकी है, ही विल डू। तो उनको भी थोड़ा, नाना कर रहा है? मेरा हाँ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अमित जी को थोड़ा मतलब ऐसा था, बोले आप है डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ थोड़ा सा डर लग रहा था बोलते मेरे को नाना के साथ। और उन्होंने फिल्म की, वो भी फिल्म हम लोग 6 महीने में कंप्लीट की थी। कोहराम में भी बहुत बड़ी मल्टी स्टार फिल्म थी, वो सारे आर्टिस्ट थे। तो आपके साथ भी ठप्पा लगे कि पेट्रियाटिक फिल्म, आपको जब को आपने वैरायटी ऑफ फिल्म के ऊपर जो ठप्पा लगा कि ना इनकी 3 पेट्रियाटिक फिल्मों के लोग बात करते हैं, आपको कैसे हुआ ये पेट्रियाटिक फिल्म का दौर आपका? देखिए जब मतलब मैंने काफ़ी एक्शन फिल्में भी बनाई थी, और उस टाइम पे फिर मनोज साहब के बाद देशभक्ति की फिल्म बनना बंद हो गई थी, कोई नहीं कर रहे थे मतलब। तो वैसे मेरे को ख्याल आया कि भाई देशभक्ति की फिल्म क्यों नहीं बनाई जाए, क्योंकि इस टाइप की फिल्में तो सब कोई बना रहे हैं, मैंने भी बनाई, 5-6 फिल्में मेरी ऐसी आई थी। तो मैंने उस टाइम पे फिर जब ये बाबरी ध्वंस हुआ, ये सब हंगामा हुआ पूरे देश में, तो मैंने सोचा कि ये करंट टॉपिक पे हम लोग देशभक्ति की फिल्म बना सकते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारे देश में चल रहा है बरसों से। तो वो आइडिया लेके मैंने फिर क्रांतिवीर की स्क्रिप्ट लिखी, और पहले तिरंगा बनाई देशभक्ति पे, तिरंगा सुपरहिट हुई, उसके बाद क्रांतिवीर बनाए, और उसके बाद टेररिज्म पे कोहराम बनाए जो आज भी चल ही रहा है पूरे दिन। तो वो तीनों पिक्चर ऐसी है कि जो करंट टॉपिक पे ही बनी थी, और वो तीनों हिट फिल्में थी। तो जब आप रियल लाइफ इंसिडेंट से सिनेमा बनाते हो तो आप क्या किस चीज़ों का ध्यान रखते हो? आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का रेफरेंस लेते हो? हाउ डू यू वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट? देखिए मतलब रियल इंसिडेंट्स फिल्म में डालता हूँ, लेकिन उसमें भी फिर क्या है, कमर्शियल पॉइंट्स ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। आउट एंड आउट मतलब उसी पॉइंट को लेके फिल्म बनाएंगे तो शायद यंग जनरेशन को पसंद नहीं आए, मतलब ज़्यादा लोगों को भी पसंद नहीं आए। लेकिन पूरी कहानी मतलब बना के उसमें इंसिडेंट्स, लाइट सीन, कॉमेडी, एक्शन सब ऐड करके मेन जो टॉपिक है उसको पकड़ के चले थ्रू आउट द फिल्म, और एंड में अपने को जो कहना है हम कह दें तो पब्लिक डेफिनेट डाइजेस्ट करती है, जो तिरंगा में भी था, क्रांतिवीर में भी था, और कोहराम में भी था। आप एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म मेकर हो, जब अभी आपका सिनेमा अगर ऊपर नीचे होता था, आप कैसे उसको लेते थे और कैसे आप अपने हैंडल करते थे?
लेकिन उस टाइम पे क्या था, फिल्म बिकती थी ना। आज क्या है, फिल्में आपको खुद को रिलीज़ करनी पड़ती है कंपनी के साथ, आज कोई बायर नहीं है। उस टाइम पे भी देखिए, तिरंगा मेरी ऑल इंडिया क्लोज थी, क्रांतिवीर ऑल इंडिया क्लोज थी, और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राइट्स मेरे पास रहते थे, वो हम बाद में बेचते थे। दूरदर्शन होता था, उस टाइम पे इतना पैसा नहीं मिलता था, दूरदर्शन पे आता था, बाद में टीवी पे आना चालू हुआ। कोहराम बम भी वही था। अभी क्या हो गया कि आप कितनी भी बड़ी फिल्म बनाओ, आपको खुद को रिलीज़ करनी है, बायर कोई नहीं। तो ये प्रॉब्लम आज प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा है। उस समय लॉसेस नहीं होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सर्टेन बजट में फिल्म बनती थी, अपने को मालूम है कि ये रिकवरी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से हम ये प्राइस रखते थे, और वो प्राइस में ऑल इंडिया पिक्चर जब डिलीवरी हो जाती थी तो पिक्चर फ्लॉप भी होती थी, तो प्रोड्यूसर को कभी कोई नुकसान नहीं होता था। आप एक सक्सेसफुल एग्जिबिटर भी हो, क्या लगता है उस जिस दौर से हिंदी सिनेमा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जब से ये कंपनी आई ने तो हमारी इंडस्ट्री को धंधा बना दिया। पहले हमारी इंडस्ट्री में क्रिएशन था, राइटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी वैल्यू थी। आज क्या है, एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, 4 राइटर होते हैं, उसके बाद भी कहानी नहीं होती, आपको ढूंढनी पड़ती है, म्यूज़िक भी ढूंढना पड़ता है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। डायरेक्टर, और पहले क्या था, कोई भी आर्टिस्ट को कहानी सुनना है तो वो या तो अपने घर पे बुलाते थे या होटल में रूम बुक करते थे और वहाँ पूरी कहानी सुनते थे। आज आप ईमेल भेज दो, ईमेल बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, उसके बाद बिजनेस मैनेजर उनको बताएंगे। तो मतलब आर्टिस्टों ने भी क्रिएशन साइडवेज कर दिया है, फिल्म मेकिंग को धंधा बना दिया। पहले कोई एड फिल्में नहीं करते थे आर्टिस्ट लोग, आज सब एड फिल्में करते हैं, साइड बिजनेस है। पहले की मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, राज साहब का जब मरते दम तक हिट हुई तो 4 मीनार सिगरेट उस टाइम पे इंडिया में बहुत फेमस थी, हैदराबाद में उनकी फैक्ट्री। तो मेरे को वहाँ से फ़ोन आया एक बार 4 मीनार वालों का, एमडी बोलते मैं बात कर रहा हूँ 4 मीनार का, मेरे को आपसे राज साहब के लिए बात करनी है। तो मेरा आपको फिल्म बनानी है? नहीं नहीं, फिल्म नहीं बनानी, बोलते हमारी ऐड करवानी है सिगार की राज साहब से। मैं बोला राज साहब थोड़ी ऐड करेंगे। तो आज की जो कंपनी वालों की आदत है ना, वो आदत उन्होंने थी उस टाइम पे मेरे को बताया कि राज साहब एक फिल्म का कितना पैसा लेते हैं। मैंने 15 से 20 लाख रुपया लेते हैं, वो डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, डायरेक्टर। तो बोले हम एक दिन की शूटिंग का 20 लाख देंगे, आप बात करो। मैं बोला मैं बात करूंगा, लेकिन राज साहब ऐड करेंगे ऐसा मेरे को नहीं लगता है। बोले आप बात तो कीजिए ना। तो मैं राज साहब को शाम को जब वो गोल्फ खेल के आते थे तो उनका टाइम था, फ़ोन करो तो 8 से 10 के बीच में बात कर देते वो। तो मैंने फ़ोन किया राज साहब को, बोले क्या बात है मेहुल, अभी रात को याद आ गई मेरी। बोला राज साहब आपको 4 मीनार सिगार वाले याद कर रहे। बोलते 4 मीनार सिगार वालों का मेरा क्या काम है? मैंने वो आपसे ऐड करवाना चाहते। मेरे से ऐड करवाना चाहते? मैंने हाँ। तो बोले तुम्हारी बात हुई? मैंने मेरी बात हुई। बोले तुमने क्या बोला? मैंने सर मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जो बोला है ना वो आप सुन लीजिए। बोले क्या बोले वो? बोले राज साहब को एक दिन की शूटिंग का हम 20 लाख रुपया देंगे। बोलते तो मैं बोला तुमने क्या बोला? मैंने सर मैंने कुछ नहीं बोला, आप जो बोलोगे वो मैं उनको बोलूँगा। तो बोलते उनको बोल देना कि राजकुमार कोई आलू टमाटर नहीं है, बोलता है जो कोई भी उसको खरीद सकेगा, बोलता है, और गलती से मेरा नंबर मत देना उसको। मैं बोला बस यही डायलॉग मेरे को उनको सुनाना था, आपने बोल दिया, अब मैं सुना दूंगा। और गुड नाइट बोल के फिर फ़ोन रख दिया मैंने। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने राज साहब ने जो बोला है ना वो सुन लीजिए। मेरा बोले राज साहब क्या बोले? राज साहब ये बोले कि राजकुमार कोई आलू टमाटर नहीं है कि उसे कोई भी खरीद लेगा। बोले इतना पैसा एक दिन की शूटिंग का, और ना बोल दिया। मैंने ना बोल दिया, और आपको मेरा नंबर, आप उनका नंबर देने के लिए भी ना बोला है, मेरे से बात भी मत करवाना बोले। तो ये आर्टिस्ट होते थे उस टाइम पे। आज आप हर कोई ऐड कर रहा है। सीक्वल्स का ज़माना है, अब आई एम श्योर आपको भी बनाया, तिरंगा 2 बनाया, क्रांतिवीर 2 और भी सारी बातें। तो आप आर यू प्लानिंग टू मेक एनी सीक्वल्स? देखिए तिरंगा 2 के लिए मेरे पास ऑफ़र आई, 1-2 कंपनी से मीटिंगें भी हुई, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप वन ऑफ द पार्टनर हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने वो ना बोला, बोला मेरे को पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्शन की बात करो, मैं डायरेक्ट करूँगा, सेटअप जो बनाना है हम बना सकते हैं। नाना से भी मैंने बात किया, नाना भी एग्री हुआ था, नाना भी मेरे को यही बोला मैं पार्टनरशिप मत रखना। क्योंकि क्या है, आज कंपनी के साथ पार्टनरशिप रखो, 3-3 4-4, आपने देखा होगा प्रोड्यूसर, 4 प्रोड्यूसर होते हैं, अब उनके ऑफिस के थ्रू सब मैनेज होता है। वो जो खर्चे बताएंगे वो खर्चे अपने को मानने पड़ते हैं, वो जो बोलेंगे वो अपने को करना पड़ता है। तो अभी मतलब सरेंडर होके काम करना पड़ता है, जो हमने लाइफ में कभी किया नहीं है। इसलिए मैंने जागो के बाद कभी फिल्म बनाई ही नहीं। मैं बोला मैं डायरेक्शन करूँगा, बाकी कुछ नहीं।
तो बोले ठीक है हम सोचते हैं। मेरा आप सोच लीजिए फिर मेरे को बताना। तो बाद में मैंने फ़ोन किया ही नहीं, ना उनका फ़ोन आया है मेरे को भी। री रिलीज का भी दौर चल रहा है, हर मतलब बहुत सारी फिल्में री रिलीज हो रही है और लोग चाहेंगे कि फिल्म लाइक क्रांति ये तिरंगा वापस सिनेमा में आए। आप सोच रहे हो? नहीं देखिए, मेरे को ऑलरेडी एग्जीबिशन का है हमारे पास 22 साल से। आज क्या है, फिल्म रिलीज़ करनी है तो कोई बायर नहीं है, आपको खुद के अकाउंट में रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो आज पुरानी फिल्में रिलीज़ करो तो थिएटर रेंट तो है नहीं, परसेंटेज के ऊपर है। अब परसेंटेज पे क्या हो गया है मल्टीप्लेक्स वालों का। अभी समझो मेरी फिल्म फ्राइडे अच्छी गई तो सैटरडे चलेगी, सैटरडे अच्छी गई तो संडे, अगर नहीं गई तो फिल्म डिसकंटिन्यू होती है, और जो फिल्म हिट होती है ना उसके शो वापस बढ़ा देते हैं। तो री रिलीज में भी वो रिस्क है बहुत बड़ा, और पब्लिसिटी आपको खुद करनी है। पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही नहीं, आप खुद पब्लिसिटी करो, कमीशन उनको रिलीज़ कर दो, और यूएफओ का पेमेंट जो भी करना है वो आप करो, उसके बाद होता है। तो वो पहले वाला टाइम नहीं है। पहले री रिलीज़ में क्या है भाई, प्रिंट दे देते थे, पिक्चर चलती थी उसके हिसाब से होता था। अभी तो पिक्चर नहीं चली तो संडे मंडे डिसकंटिन्यू पिक्चर आपकी। कितनी नई फिल्में रिलीज़ होती है वो ऐसे डिसकंटिन्यू हो जाती है, प्रोड्यूसर को मालूम भी नहीं होता। फ़ोन करके पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को या थिएटर वाले को, बोलेंगे भाई आपकी फ़िल्म तो, बोले नहीं वो तो संडे को ही निकल गई। ये हालत है। लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री में दोस्त हैं कि दोस्ती है कि नहीं है? देखिए पहले तो दोस्ती थी, अभी आज दोस्ती है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज तो कोई किसी, पहले हर बर्थडे पे फ़ोन पे लेटर पे विशिंग होता था, मैरिज में आते थे, फंक्शन में आते थे। आज वो सब है ही नहीं। आज कहीं भी जाने के लिए भी आर्टिस्ट प्राइज़ मांगते हैं, ये मैं सुनता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। आज सोचिए, जब मैंने मेरी बेटी की शादी की थी, वो डिज़ाइनर भी थी, राज साहब फर्स्ट टाइम मैरिज में आए थे और उसको गिफ्ट दिया था गोल्ड का न पूरा। तभी प्रेस वाले कोई मान नहीं रहे थे, बोले राज साहब थोड़ी आएंगे, वो कहीं पार्टी में भी नहीं आते, मैरिज में तो सवाल ही नहीं है। और तभी वो बोले कि मेरी बिटिया की शादी है मेहुल, मैं डेफिनेट आऊँगा बोलते, और वो आए मैरिज में। तो पहले के आर्टिस्टों में रिलेशन थे, अभी वो रिलेशन है ही नहीं। कुछ भी मैरिज फंक्शन होता था, फैमिली फंक्शन होते थे, एक दूसरे के घर पे आना जाना, फ़ोन पे बातें होना, आज वो सारी बातें है ही नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट था लेकिन एक और काटना जरा, काटते हैं। इसकी अमिताभ बच्चन पे स्पेशल करना है मुझे कि ब्रांड बच्चन, व्हाई इज अमिताभ बच्चन अ वन मैन इंडस्ट्री टुडे, व्हाई इज ही? देखिए कुछ तो मतलब, और फर्स्ट पर्सन में बात करो, आप कैमरा से बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन में बात करो, अमिताभ बच्चन नाम लेके बात। हाँ देखिए अमिताभ बच्चन जी, वो मतलब इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा ना, अमित जी का नाम रहेगा। ऐसे उनके साथ वाले आर्टिस्ट सारे घर पे बैठे हुए, उनके बाद आए थे वो भी घर पे बैठे हुए। तो आज इतनी लंबी इनिंग्स वो खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लसमेंट होगा ना उनका नेचर, उनका काम करने की स्टाइल और इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें उनके पास है। तो अमित जी तो मतलब कोई दोबारा कोई अमित जी की जगह ले सके वैसा मेरे को नहीं लग रहा। और उनका बड़ापन ये है कि एक बार उन्होंने स्क्रिप्ट ओके कर दिया ने तो सरेंडर टू डायरेक्टर। उनका सेट पे कोई टेंशन नहीं होता, ना ड्रेस पे कोई टेंशन होती है, कुछ नहीं। वो जो डायरेक्टर बोलेंगे वो काम करेंगे, जो डायरेक्टर ने फाइनल किया वो फाइनल। एक किस्सा मैं सुनाऊँ तो मैंने जब पहली फिल्म उनके साथ की थी तो मैं दूसरे उनके अपोजिट जो आर्टिस्ट था उसका क्लोज़अप ले रहा था। वो बैठे हुए थे, मैंने बोला कि सर आप वैन में जाके बैठ सकते हैं, मैं इनका क्लोज़अप ले रहा हूँ, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो बोलते मैं यहाँ बैठूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम है? मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो नहीं, बोलते मैं सेट छोड़ के नहीं जाता सर। फिर बाद में लंच टाइम पे मैंने उनको पूछा तो मेरे को बोलते दिलीप साहब ने मेरे को एक बार कहानी सुनाई थी, दिलीप साहब कभी सेट छोड़ के नहीं जाते थे। तो बोले देखो सामने वाला का क्लोज़अप डायरेक्टर ले रहा है, वो तुमने जो उसको वार्निंग दिया उसके रिएक्शन देने वाला है। अब नेक्स्ट क्लोज़अप जब तुम्हारा आएगा तो तुम उसके दिमाग में तुम्हारे रिएक्शन होंगे तो तुम उस रिएक्शन से आगे जा सकते हो। ये बड़ी बात। जब आजकल के आर्टिस्ट तो गेटअप होता है तो वो भी निकाल डालते हैं, शॉट दे के वैन में चले जाते हैं, बाद में बुलाने पड़े। तो अमित जी का ये प्लस पॉइंट भी है। तब आज उनकी एक्टिंग इस एज में भी हर कैरेक्टर में दिखती है, कैरेक्टर में इन्वॉल्वमेंट दिखता है जो बहुत कम लोगों में। तभी तो आज 82 में भी वो बिजी है, काम कर रहे हैं। और कोई किस्सा है मृत्युदाता के सेट पे का? मृत्युदाता के सेट पे तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। कोई ट्रिविया, पहले दिन का याद है कोई सीन?
पहले दिन का भी आराम से सब शूटिंग हुई थी, कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। सिर्फ एक किस्सा ये है कि हम लोग अमित जी तो प्रोड्यूसर थे, स्विट्ज़रलैंड शूटिंग जब हम लोग करने वाले थे तो अमित जी को मैंने बोला सर देखिए आपको यूनिट के साथ होटल में रहना है। तो मुझे बोलते क्यों ना, देखो आप कोई दूसरी होटल में ठहरोगे तो हीरोइन भी दूसरी होटल का बोलेगी, दूसरे आर्टिस्ट भी बोलेंगे, टेक्नीशियन के साथ हम नहीं रहेंगे। लेकिन आउटडोर जब हमारे जाना है तो आप निकले कि नहीं वो दूसरे को वेट करेंगे, अमित जी निकले कि नहीं, यूनिट निकल गया। तो हम लोग स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग कर रहे हैं तो राइट टाइम पे शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ही होटल में ठहरे और सारा यूनिट एक बस में, किसी के लिए गाड़ी नहीं। प्रोड्यूसर आप हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा आउटडोर जाता हूँ तो ये करता हूँ। तो बोलते आई एम एग्री सर। और फिर वहाँ हम लोग जब आउटडोर गए तो बबीता जी भी थी, आई थी साथ में, करिश्मा भी थे। तो मेरे को सब ने पूछा आर्टिस्टों ने, बोले अमित जी भी इसी होटल में ठहरे? मैं बोला हाँ क्यों? बोले नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं। मैं बोला और गाड़ी? बोले गाड़ी किसी के लिए नहीं है, सबको बस में जाना है, अमित जी भी बस में आएंगे। तो अमित जी भी आए और 7:30 बजे सब नीचे रेडी बस में। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे को याद रही और अमित जी मान भी गए थे। बोले सर आपका आइडिया सही है, बोलते हैं। मैं बोला सर क्या होता है देखो राइट टाइम पे, नहीं तो क्या अभी आप निकले कि नहीं, फिर आप निकलोगे फिर वो निकलेंगे, यूनिट वहाँ जाके बैठा होगा, शूटिंग के वेट करना पड़ता है इधर, तो आउटडोर में ये कॉस्टली हो जाता है। तो ये एक मेरे को याद है अच्छी तरह से कि वो मान गए थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि वो प्रोड्यूसर थे तो भी वो ठहरे थे।